हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट का हम लोग पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे जो 2024 का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, देखिए आपको दो तीन बात हम पहले बता देते हैं। अगर आपको ऑडियो का इशू लग रहा है कि आवाज़ सर क्लियर नहीं आ पा रहा है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिए। ऑडियो बहुत अच्छा है हमारा, बस आप ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है 10 में से कोई 7 क्वेश्चन बनाना है। हम आपका जो है ऑल 10 ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कुछ और होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमको ये लग रहा है, लेकिन एक वैलिड प्रूफ के साथ बताइएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अलग अलग सोर्स में कभी कभी आंसर अलग दे देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपका आंसर सही रहा तो हम अपना आंसर चेंज कर देंगे। बात समझ गए? चलिए ठीक है। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है? हमारा पहला सवाल कहता है इन ए प्लेन टेबल surveying the method used to plot the position of an object directly on the drawing sheet is called। प्लेन टेबल सर्वेइंग जब करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो मेथड बताइए जिसमें कि पोजीशन हम लोग जो है प्लॉट करेंगे डायरेक्टली ड्राइंग शीट पे। तो वो काम जो हम लोग करते हैं वो किस मेथड में करते हैं? रेडिएशन मेथड में ही करते हैं। डायरेक्टली हम लोग जो है हमारा जो ड्राइंग शीट होता है ना, ठीक है, इस पे हम लोग जो है डायरेक्टली प्लॉट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? रेडिएशन मेथड। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पूरा सेमेस्टर जो है सर्वेइंग पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है? हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पूरा सेमेस्टर सर्वेइंग पढ़े हैं, क्योंकि हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का छोटा छोटा चीज है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रेडिएशन क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। हम मान के चल रहे हैं कि आप पढ़ के आए, बस हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ गए? तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? प्लेन टेबल सर्वेइंग में रेडिएशन मेथड हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर इन लेवलिंग। लेवलिंग में इसमें से कौन सा एरर है? पैरालैक्स, इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट, कॉलिमेशन एरर, रिफ्रैक्शन एरर। रिफ्रैक्शन एरर नहीं होता है इसमें लेवलिंग में, पैरालैक्स भी नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। मेरे अनुसार से कॉलिमेशन एरर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे अनुसार क्या हो जाएगा सर? कॉलिमेशन एरर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक ना, हम अपना आंसर चेंज कर लेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलिमेशन एरर। उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द बेस लाइन इन ट्रैंगुलेशन इज डन बाय। ठीक है, ट्रैंगुलेशन जो एक तरह का सर्वे होता है, इसमें अगर आपको बेस लाइन को एक्सटेंड करना है तो वो किससे हम लोग करते हैं? प्लेन टेबल से नहीं करते सर, सैटेलाइट स्टेशन से करते हैं। थियोडोलाइट नहीं होगा, क्रॉस स्टाफ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैटेलाइट स्टेशन इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? बेस लाइन को एक्सटेंड करने के लिए ट्रेंगुलेशन में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सैटेलाइट स्टेशन हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज टू। ट्रांजिशन कर्व का मेन फंक्शन क्या है सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करना। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व कहाँ दिया जाता है? जब आपका जो है ये सर्कुलर कर्व होता है, सर्कुलर, जैसे मान के चलो एक स्ट्रेट रोड जा रहा है। क्या कह रहे हैं इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा जो है एक सीधा सा रोड जा रहा है। ठीक है, इस रोड को आगे जाके यहाँ पे इस तरीके से टर्न लेना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे टर्न लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक कर्व बनेगा। कौन सा कर्व बनेगा सर? सर्कुलर कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रोड सीधा जा रहा है और ये जो सर्कुलर कर्व है, इस दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं। ठीक है, सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट रोड को, सीधा सीधा जो रोड जा रहा है और जो टर्निंग है, इस दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं सर? ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि आपके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, टर्निंग पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसको धीरे धीरे ये कम करता है। ठीक है, अगर ये ट्रांजिशन कर्व नहीं दिया जाएगा तो अचानक से आपका गाड़ी टर्न लेगा। ठीक है, अचानक से गाड़ी आपका मुड़ेगा और आपको जो है अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसलिए हमारा जो है ट्रांजिशन कर्व का मेन काम क्या है सर? ट्रांजिशन कर्व का मेन काम क्या है हमारा? कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली कम करना। क्या है सर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली कम करना, ये हमारा काम है। बात समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो ट्रांजिशन कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप इसको अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट, इसमें से कौन सा मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट है? क्रॉस स्टाफ, ये तो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है सर। प्लेन टेबल भी बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ये कंपास भी बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्या है? डिस्टोमेट जो है हमारा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आ रही? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट मतलब अब जो है हाल फिलहाल जिसका खोज हुआ है, अब इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तो वो डिस्टोमेट है। क्रॉस स्टाफ, प्लेन टेबल, कंपास, ये सब जो है बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, काफी सालों से इस्तेमाल हो रहा है। डिस्टोमेट जो है हाल फिलहाल आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टोमेट हो जाएगा। मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्टोमेट हो गया, टोटल स्टेशन हो गया। ठीक है, ये सब हमारा जो है क्या है? मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। सबसे मॉडर्न है टोटल स्टेशन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए टोटल स्टेशन? देखिए टोटल स्टेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ठीक है, तो जो टोटल स्टेशन डिवाइस है ना, ये क्या करता है हमारा सर? एंगल और डिस्टेंस दोनों एक साथ नापता है। ये क्या करता है हमारा? एंगल और डिस्टेंस दोनों एक साथ नापता है। देखिए सर्वेइंग में हम लोग दो तरह का मेजरमेंट लेते हैं, या तो हम लोग सर्वेइंग में डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है, या नहीं तो सर्वेइंग में हम लोग क्या नापते हैं? एंगल नापते हैं। सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं? सर्वेइंग में सर हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, सर्वेइंग में क्या करते हैं? मेजरमेंट लेते हैं। ये मेजरमेंट कितना तरह का होता है? दो तरह का, या तो डिस्टेंस नापिएगा या तो एंगल नापिएगा। अब टोटल स्टेशन क्या करता है? जैसे कि डिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास क्या है? चैन सर्वेइंग है, टेप है, ठीक है, चैन टेप, ये सब की मदद से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं। एंगल नापने के लिए हमारे पास क्या है? कंपास वगैरह है, ठीक। लेकिन जो टोटल स्टेशन है ये क्या करता है सर? कि एंगल और डिस्टेंस दोनों एक साथ नाप सकता है। टोटल स्टेशन जो है वो क्या करता है सर? एंगल और डिस्टेंस दोनों एक साथ नाप सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड डिस्टेंस। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो एंगल और डिस्टेंस दोनों एक साथ नाप सकता है कौन? टोटल स्टेशन। इसलिए इसको जो है क्या कहा गया? मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कहा गया टोटल स्टेशन को। वर्तमान में खोज हुआ है और ये भी खूब चलन में सर। अभी सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग में यही है, टोटल स्टेशन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? जीपीएस सर्वेइंग इज अफेक्टेड बाय। जीपीएस सर्वेइंग जो है किससे अफेक्ट होता है? ठीक है, जीपीएस सर्वेइंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जो है किससे अफेक्ट होता है? क्लाउड कवर से नहीं सर। आयन आयनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक डिले, हाँ, इससे जो है जीपीएस आपका असर पड़ता है। सोलर रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं, बिल्डिंग के रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है सर? अगर आपका आयनोस्फेरिक या फिर ट्रोपोस्फेरिक डिले हुआ तो इससे हमारा जो है जीपीएस सर्वेइंग पे असर पड़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आयनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक डिलेज। उसके बाद क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्रामेट्री इज बेस्ड ऑन। फोटोग्रामेट्री का जो प्रिंसिपल है ये किस पे आधारित है? लेवलिंग, पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री, रिमोट सेंसिंग, रिफ्लेक्शन। देखो फोटोग्रामेट्री जो है ये हमारा किस पे आधारित है सर? लेवलिंग तो ये अलग तरह का चीज हो गया। पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री जो है इस पे आधारित है हमारा फोटोग्रामेट्री। रिमोट सेंसिंग ये अलग तरह का सर्वेइंग है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोग्रामेट्री का पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री पे आधारित है। फोटोग्रामेट्री क्या है? देखो नाम में ही क्लियर है, फोटोग्रामेट्री। ठीक है, मेट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम लोग सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं? सर्वेइंग में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंड का मेजरमेंट करते हैं। हमारा जो जमीन है उस जमीन को हम लोग नापने का काम करते हैं, किसमें? सर्वेइंग में। ठीक है, अगर हम लोग जमीन को नाप रहे हैं फोटो खींच के, ठीक है, अगर हम लोग जमीन को नाप रहे हैं, जमीन का जो लंबाई है उसको अगर नाप रहे हैं फोटो खींच के या फोटो के द्वारा, अगर हम जमीन का लंबाई नाप रहे हैं, ठीक है, तो उसी चीज को क्या कहा गया? फोटोग्रामेट्री कहा गया। जैसे चैन सर्वेइंग में क्या होता है? जमीन का लंबाई हम लोग चैन की मदद से नापते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से फोटोग्रामेट्री में हम लोग सर्वेइंग क्या करते हैं? फोटो की मदद से करते हैं, इसलिए इसको फोटोग्रामेट्री कहा गया। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन एरियल फोटोग्राफी डिपेंड्स ऑन। एरियल फोटोग्राफी क्या होता है, जब आप फोटो जो है हवा से लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मान के चलो फोटोग्रामेट्री करना है तो आप जमीन का फोटो कैप्चर कीजिएगा, तो जमीन का फोटो कहाँ से कैप्चर कीजिएगा, ऊपर से आपका जो है एक एरोप्लेन जा रहा होगा, उसमें जो है हम लोग नीचे कैमरा लगा देंगे, तो ये कैमरा क्या करेगा, इसका फोटो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है, तो जब कैमरा हवा में रहेगा और फोटो कैप्चर करेगा उसको क्या कहते हैं, एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसमें जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है एरियल फोटोग्रामेट्री में, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सर ऑब्जेक्ट हाइट और कैमरा हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है एरियल फोटोग्रामेट्री में, ये किस पे डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट हाइट पे और कैमरा हाइट पे, दोनों पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं, देखिए फोटोग्रामेट्री से न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। बात समझ में आ रही है, फोटोग्रामेट्री से न्यूमेरिकल्स जरूर पूछता है, और इसका जो है हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। उसमें आपको जो है हम बेसिक थ्योरी भी बता दिए हैं, और जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है, जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है फोटोग्रामेट्री का, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराया गया है। मतलब अगर वो तुम वीडियो देख लिया ना, तो उसके अलावा तुमको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे ये वीडियो मिल जाएगा, फोटोग्रामेट्री का न्यूमेरिकल्स का, बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। हाँ, समझ में आ गई। चलिए, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, बोथ ऑब्जेक्ट हाइट एंड कैमरा हाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। इन रिमोट सेंसिंग विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर थर्मल इमेजिंग। रिमोट सेंसिंग में किस पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थर्मल इमेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रावायलेट नहीं, माइक्रोवेव नहीं, विजिबल भी नहीं, इंफ्रारेड इस्तेमाल किया जाता है हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, उसमें सारा चीज होता है, तो उसमें से हम लोग इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं किसके लिए सर, थर्मल इमेजिंग के लिए। चलिए, अच्छा, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो इसका पीडीएफ आपको दो जगह चेक करना पड़ेगा, या तो आप हमारा टेलीग्राम पे चेक कीजिए वहां अवेलेबल है कि नहीं है। अगर टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है तो आपको हमारा ऐप पे पक्का मिल जाएगा, ठीक है, 100% ऐप पे मिलेगा। टेलीग्राम पे अगर आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है, किस चीज का सर, टेलीग्राम और ऐप का लिंक हमारा जो है कहाँ पे मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, सॉरी, टेलीग्राम और ऐप का लिंक, समझ गए। आप जो है पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा जो है व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन या लास्ट मोमेंट जानकारी देना हो तो आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा सवाल क्या कहता है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग का मेथड्स डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। और आपको जो है डिफरेंशियल और रेसिप्रोकल लेवलिंग बताना है, नीट डायग्राम के साथ, डायग्राम बना के डिफरेंशियल और रेसिप्रोकल लेवलिंग बताना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या बताना है, मेथड्स ऑफ लेवलिंग बताना है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है क्या देखेंगे सर, मेथड्स ऑफ लेबलिंग देखेंगे। तो लेबलिंग का हमारे पास दो मेथड है, पहला है हमारा डायरेक्ट लेबलिंग, दूसरा हमारा क्या है सर, इनडायरेक्ट लेबलिंग, ठीक है। डायरेक्ट लेबलिंग, इनडायरेक्ट लेबलिंग। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या बताते हैं, देखो डायरेक्ट में तुम क्या करोगे ना, सीधा सामान लिए और नाप लिए। इनडायरेक्ट में क्या करोगे कि सामान लेके नापोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, नाप लेंगे, हमारा जो है काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, नापेंगे, रीडिंग लेंगे, हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट लेवलिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट लेंगे, मेजरमेंट भी करेंगे, ठीक है, लेकिन हमको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले।
बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो, देखो बिल्डिंग का हाइट तुमको नापना है, ये एक बिल्डिंग है, इसका जो है तुमको हाइट नापना है सर्वेइंग में। बात समझ में आ रही है? इस बिल्डिंग का हाइट नापना है। तो अगर मान के चलो कि तुम जो है डायरेक्ट फीता से नाप लिए यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट लेवलिंग हो गया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री का मदद ले रहे हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मदद ले रहे हो। तुम जो है सबसे पहले ये एंगल कैलकुलेट करोगे कि एंगल हमारा थीटा कितना होगा, फिर यहाँ से ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तब फिर तुम बी से सी का हाइट निकालोगे। ठीक है, ये बिल्डिंग का हाइट बी से सी तब निकालोगे, पहले तुम ये एंगल कैलकुलेट किए कि एंगल हमारा कितना है, ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना है, फिर हम बी सी हाइट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले घुमा फिरा के कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब ये डिस्टेंस निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेवलिंग कहेंगे। लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का एलिवेशन यानी कि हाइट पता करते हैं। लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का एलिवेशन यानी कि हाइट पता करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इस केस में अगर हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है, डायरेक्ट हम लोग जो फीता से पकड़ के नाप दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट लेवलिंग हो गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फीता से नहीं नाप पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मदद ले रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेने के लिए हम लोग ये एंगल थीटा निकालेंगे, ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, बिल्डिंग से कितना दूरी पे हम अपना सिस्टम रख के जो है ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये थीटा ये निकालने के बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम जो है ये बीसी हाइट निकालेंगे। हाँ, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन इनडायरेक्टली करेंगे, इसलिए ये इनडायरेक्ट लेवलिंग में आता है। चलिए आइए देखते हैं किसमें कौन कौन सा आता है। अभी यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट लेवलिंग हमारा जो है सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट लेवलिंग हमारा जो है सबसे कॉमन मेथड है, अभी यही चलन में है। बात समझ में आ रही है? सॉरी, मतलब जनरली हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट लेबलिंग ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें एक लेबल और एक स्टाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेबल आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ हो गया जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे रीडिंग लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, इसमें क्या क्या आता है सर डायरेक्ट लेवलिंग में, इसमें आपका जो आता है सबसे पहले सिंपल लेवलिंग आता है, दूसरा हमारा डिफरेंशियल लेवलिंग आता है, तीसरा फ्लाई लेवलिंग आता है, चौथा जो है प्रोफाइल लेवलिंग आता है, और पांचवा रेसिप्रोकल लेवलिंग आता है। ठीक है, तो ये पांच हमारा मेनली किसमें आता है, डायरेक्ट लेवलिंग में आता है। इनडायरेक्ट लेवलिंग का अगर बात किया जाए तो इसमें एंगल और डिस्टेंस के आधार पर नापा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेवलिंग में आप जो है पहले एंगल निकालते हैं, फिर डिस्टेंस निकालते हैं, और उसके बाद हमारा जो है फाइनल कैलकुलेशन करके जो भी हमको डाटा चाहिए वो निकाला जाता है। बात समझ में? तो इसमें हमारा सर क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज इसके अंदर शामिल है, किसके अंदर सर, इनडायरेक्ट लेवलिंग में। इसमें हमारा जो है आता है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, दूसरा हमारा आता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, और तीसरा हमारा आता है स्टेडिया लेवलिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लेवलिंग हमारा दो तरह का होता है, पहला हो गया डायरेक्ट लेवलिंग, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग में हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, डायरेक्ट हमको डाटा मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट लेवलिंग में सर हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं अलग से। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लगा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हमको डाटा मिलता है। चलिए, डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या है, यूज टू डिटरमाइन एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंट पॉइंट्स व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शिफ्टेड। देखिए डिफरेंशियल लेवलिंग में हम लोग करते क्या है, ये पहले समझ। डिफरेंशियल लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो ए और बी दो पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ए और बी जो है दो पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, ए और बी जो है हमारा दो पॉइंट है, और इस ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर हमको ए से बी अगर नापना होगा ना, तो हम लोग जो है एक बार में नहीं नाप पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंशियल लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ए से बी नापने के लिए हम लोग जो है एक बार इंस्ट्रूमेंट ए पे रखे, फिर इसको उठा के इसका पोजीशन चेंज करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, फिर दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, फिर वहां से हम लोग जो है नापते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट को बार बार उठाते हैं, उसका पोजीशन चेंज करते हैं और फिर नापते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप बस एक ही चीज याद रखिएगा, डिफरेंशियल लेवलिंग मतलब क्या होगा सर, इंस्ट्रूमेंट
सेटअप इज शिफ्टेड मल्टीपल टाइम्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट को बार बार उठा के अलग अलग पोजीशन पे ले जाते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज करते हैं फिर मेजरमेंट करते हैं। कोई पूछे डिफरेंशियल लेवलिंग क्या है, क्या बोलिएगा सर कि डिफरेंशियल लेवलिंग एक ऐसा लेवलिंग है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन को बार बार शिफ्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन को क्या करते हैं, बार बार शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, ये आपका क्या रहा सर, डिफरेंशियल लेवलिंग। जैसे कि हम लोग पहले बार इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे रखे, जो भी रीडिंग लेना था ले लिए, फिर इंस्ट्रूमेंट को उठा के जो है यहाँ पे रखे सर, ठीक है, फिर जो रीडिंग लेना था ले लिए, फिर इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ पे रखे, जो रीडिंग लेना था ले लिए। बात समझ में आ रही है? इसमें हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट करने का काम करते हैं। इसका क्या प्रोसेस है डिफरेंशियल लेवलिंग का, सबसे पहले हम लोग बैक साइड लेते हैं। हम लोग जब भी लेवलिंग का रीडिंग लेंगे, सबसे पहला रीडिंग क्या लेते हैं, बैक साइड ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर्थ साइड अपना जो है, जो भी हमको रीडिंग करना है वो लेते रहता है, और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होते रहता है। बात समझ में आ गई? अगर आप लेवलिंग पढ़े होंगे तो ये अच्छे से आप पढ़े होंगे। इसमें फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं सर, एच आई मेथड के लिए, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जनरली इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच आई क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर एल प्लस बी एस, बी एस हो गया आपका बैक साइड, ठीक है। आर एल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, एच आई माइनस एफ एस हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या याद रखना है सर, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है बार बार शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड व्हेन टू पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय ऑब्स्टेकल्स लाइक रिवर्स। जब दो पॉइंट आपका जो है सेपरेट होता है किसी ऑब्स्टेकल से, जैसे कि मान के चलो कि हमारा जो है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमको ए से बी के बीच का डिस्टेंस नापना था। ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ पे सर एक समस्या हो गया, ए और बी के बीच में हमारा जो है सर एक नदी बहता है। ठीक है, ए और बी के बीच में हमारा जो है सर क्या बहता है, नदी बहता है। अब हम लोग जो है ए से बी डिस्टेंस कैसे नापेंगे, अगर मान के चलो चैन लेके जाएगा तो नदी में चैन जो है डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हमारा जो है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापना है और बीच में कोई बाधा है, बाधा जैसे कि मान के चलो बीच में नदी आ गया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? रेसिप्रोकल लेवलिंग कब करते हैं, जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापना हो और बीच में क्या हो, बाधा हो, तब हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। ठीक, तो देखिए ये रहा आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। चलिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग में यहाँ पे हम लोग क्या किए सर, पहले इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मान के चलो हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पे इंस्ट्रूमेंट रखे, मेजरमेंट ले लिए, यहाँ का भी रीडिंग ले लिए, इधर का भी रीडिंग ले लिए। उसके बाद पॉइंट बी पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखे, वहां से हम लोग मेजरमेंट ले लिए, दोनों अलग पॉइंट पे हम लोग बारी बारी से इंस्ट्रूमेंट रख के मेजर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सर्वेइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है पहले पॉइंट ए के पास, और रीडिंग लिया जाता है ए और बी दोनों का। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट को पहले सेट किया जाएगा पॉइंट ए के पास, और रीडिंग लिया जाएगा ए और बी दोनों का। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। क्या कह रहे हैं, पहले आप इंस्ट्रूमेंट को ए के पास लगाइए और पॉइंट ए का भी रीडिंग लीजिए, पॉइंट बी का भी रीडिंग लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इंस्ट्रूमेंट को जो है बी के पास लगाइए, उसके बाद पॉइंट ए का भी रीडिंग लीजिए, पॉइंट बी का भी रीडिंग लीजिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा दोनों पॉइंट पे लगेगा, ए पे भी लगेगा और बी पे भी लगेगा, और जब ए या बी कहीं पे भी लगेगा तो हम लोग दोनों का रीडिंग लेंगे, ए बी दोनों का रीडिंग लेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद हम लोग जो है इस रिजल्ट को एवरेज कर लेंगे, उसके बाद इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। इसका एडवांटेज हमारा क्या है सर, कि ये हमारा एरर को एलिमिनेट करने का काम करता है। कौन कौन सा एरर को, कर्वेचर ऑफ अर्थ, रिफ्रैक्शन, कोलिमेशन एरर, ये सबको जो है एलिमिनेट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई?
अब जो है अगला सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटूरिंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस एंड देयर यूजेस। ठीक है, कंटूर लाइन का कैरेक्टरिस्टिक बताना और उसका यूज बताना, और कंटूरिंग का कॉन्सेप्ट बताना। कंटूरिंग क्या होता है ये मेजोरिटी बच्चा को समझ में नहीं आता, आपको एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारा ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का हाइट हमारा मान के चलो 40 मीटर, एक रफ डाटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है कई सारा बिल्डिंग है। बात समझ में आ रही है, एक मिनट रुको। हम जो है सिंगल लाइन से बिल्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये बिल्डिंग का हाइट 40 मीटर है, इसका भी हाइट 40 मीटर है, ये हो गया 30 मीटर का, ये हो गया 60 मीटर का। ठीक है, ये हो गया 30 मीटर का, ये हो गया हमारा क्या 40 मीटर का, ये हो गया 60 मीटर का, और ये हो गया हमारा 30 मीटर का। ठीक है, अलग अलग हाइट का हमारा कई सारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट मतलब जो है बिल्डिंग का ऊंचाई, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अलग अलग हाइट का हमारा कई सारा बिल्डिंग है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में ख्याल आया हमारा सर 30 मीटर के हाइट का जितना भी बिल्डिंग है इसको हम लोग एक साथ आपस में जोड़ने का कोशिश करते हैं। हमारे मन में क्या ख्याल है सर कि 30 मीटर के हाइट का जो भी बिल्डिंग है इसको आपस में हम लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो मान के चलो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिस लाइन के सारे हम लोग क्या करेंगे, 30 मीटर के हाइट का जो भी बिल्डिंग है हवा में उस हाइट के अनुसार हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से हमारे मन में ख्याल आया कि सर अगर 30 मीटर का हम लोग जोड़े हैं तो 40 मीटर के हाइट का भी जो भी बिल्डिंग होगा उसको भी हम लोग जो है सर जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, 40 मीटर के हाइट का जो भी बिल्डिंग होगा उसको भी हम लोग जो है एक लाइन के थ्रू जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमारे मन में ख्याल आया सर 60 मीटर के हाइट का जो भी बिल्डिंग होगा उसको भी एक लाइन के सहारे हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब जो ये तीन तरह का लाइन हो गया, एक 30 मीटर की हाइट को जोड़ने वाला लाइन हो गया, एक 40 मीटर की हाइट को जोड़ने वाला लाइन हो गया, एक 60 मीटर की हाइट को जोड़ने वाला लाइन हो गया, तो यही लाइन हमारा कंटूर लाइन कहलाता है। यही लाइन क्या कहलाता है, हमारा कंटूर लाइन कहलाता है। और कंटूरिंग क्या है सर, कि हमारा जो भी इक्वल एलिवेशन है, इक्वल एलिवेशन मतलब समान हाइट। ठीक है, जिसका हाइट जैसे कि 30 मीटर वाला हो गया इक्वल एलिवेशन, सारा 40 मीटर हो गया इक्वल एलिवेशन, सारा 60 मीटर हो गया इक्वल एलिवेशन। तो जो भी हमारा इक्वल एलिवेशन का बिल्डिंग है वो सबको हम लोग आपस में जोड़ दिए एक लाइन के थ्रू। इसी इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंटूरिंग कहते हैं, और ये लाइन हमारा कंटूर कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग इक्वल एलिवेशन की चीज को आपस में एक लाइन से जोड़ देते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कंटूरिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी जोड़ेंगे तो सबका हाइट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए हमारा। जैसे कि देखिए, कंटूरिंग हमारा क्या है सर, कंटूर्स आर लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। इक्वल एलिवेशन करने का मतलब हाइट। आपको जो है ऐसा पॉइंट जिसका कि हाइट आपका सेम है वो सारे पॉइंट को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, कंटूरिंग कहलाता है। बात समझ में आ रही है। ये रहा आपका फिगर, इसमें तुम देखोगे कि यहाँ पे जो है एक पहाड़ जैसा चीज दिख रहा है। पहाड़ का जो टॉप पॉइंट है, यहाँ से गुजरने वाला जो भी लाइन है इसको सब आपस में जोड़ दिया। फिर ये जो 30 मीटर की हाइट पे है इसके गुजरने वाला सारा लाइन को जो है आपस में जोड़ दिया, 10 मीटर से गुजरने वाला सारा लाइन को आपस में जोड़ दिया। इसका प्लॉट हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे प्लॉट कर दिए या फिर एक पेपर पे प्लॉट कर दिए। इसी चीज को हम लोग कंटूरिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, अगर क्वेश्चन रिपीट किया तो कैरेक्टरिस्टिक्स पक्का पूछता है। पहला बात क्या है कि ये जो भी कंटूर लाइन होता है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा बात हमारा क्या है सर कि ये जो है अगर कंटूर लाइन आपका क्लोज स्पेसिंग दे रहा है, अगर कंटूर लाइन क्लोज स्पेसिंग दे रहा है मतलब इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है काफी कम है। ठीक है, अगर इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, दो कंटूर लाइन के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, इसका मतलब जो है स्टीप स्लोप है।
बात समझ में आ रही है? अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है, जेंटल स्लोप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, कम है। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब जेंटल स्लोप है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसका मतलब स्टीप स्लोप है। बात समझ में आ गई? उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्लोज्ड लूप बनाता है। ये क्या बनाता है सर, क्लोज्ड लूप बनाता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, ये क्रॉस रीज और वैली लाइंस जो है इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल्स पे। ठीक ना? अगर इसका यूज का बात किया जाए सर, तो क्या क्या यूज है। पहला सर, टोपोग्राफिक मैप बनाने में कंटूर लाइन इस्तेमाल किया जाता है। रूट अलाइनमेंट, रोड रेलवे का अलाइनमेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर शेड एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। साइट सिलेक्शन फॉर डैम्स में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपका जो है कंटूरिंग इस्तेमाल होता है। बात समझ गए? चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल हमारा क्या कहता है, डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व का जो जो एलिमेंट है उसको आप डिफाइन कीजिए, और इसको फील्ड में सेट कैसे करेंगे उसका प्रोसेस आप बताइए। प्रोसीज्योर मतलब उसका आपको प्रोसेस बताना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, हम लोग जो है, कर्व हमारा क्या है सर, ए कर्व ऑफ कांस्टेंट रेडियस कनेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइंस। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो, जैसे कि मान के चलो ये एक सीधा रोड जा रहा है, और ये एक सीधा रोड जा रहा है। बात समझ गए? हमारा सर एक ये सीधा रोड है और एक ये सीधा रोड है। इस दोनों सीधा रोड को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर कर्व जैसा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कर्व जैसा कुछ बना देते हैं, ये ऐसा कर्व बनेगा। समझ गए? तो अब सवाल ये उठता है कि कर्व हमारा क्या करता है, दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ने का काम करता है सर। अब सवाल ये उठता है कि सर सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व करने का मतलब ऐसा कर्व जो कि गोल आकार में हो, ऐसा कर्व जो गोल आकार में, उसको सर्कुलर कर्व कहते हैं। कर्व क्या करता है सर, दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ने का काम करता है। ये एक पीला स्ट्रेट लाइन है, ये भी पीला स्ट्रेट लाइन है, इस दोनों को जोड़ेगा कौन, कर्व जोड़ेगा। सवाल क्या उठता है सर, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है। बात समझ गए ना? तो सिंपल सर्कुलर कर्व कहने का मतलब जो है कि ऐसा कर्व जिसका रेडियस जो है आपका क्या रहे, सेम रहे। मतलब अलग अलग रेडियस भी होता है, बिल्कुल होता है सर। ऐसा कर्व जिसका रेडियस चेंज कर रहा है, ये दो एक से ज्यादा रेडियस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कर्व, या और भी कई तरह का कर्व होता है। लेकिन सिंपल सर्कुलर कर्व में क्या हमारा रहेगा सर, कि रेडियस हमारा जो है सेम रहेगा। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व में हमारा क्या रहेगा सर, रेडियस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ गए? चलिए, तो ये हमारा जो है ना एक सिंपल सर्कुलर कर्व है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, एक सिंपल सर्कुलर कर्व है। ये रहा, ये जो हम लाल से मार्क कर रहे हैं, ये हमारा क्या है सर, एक सिंपल सर्कुलर कर्व है। ये आपका जो है एक सिंपल सर्कुलर कर्व है। ठीक है, तो इस सिंपल सर्कुलर कर्व का एक एक पार्ट आपको जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सबसे पहला, ये जो कर्व बनता है तो इसमें दो टेंजेंट होता है, एक ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं इसको हम लोग रियर टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रियर टेंजेंट। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये दूसरा वाला, ये फॉरवर्ड टेंजेंट कहलाता है। अब सवाल है सर, रियर टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट में अंतर क्या होता है। देखो, कर्व हम लोग यहाँ से बनाना शुरू किए हैं। ठीक है, हम लोग जो है कर्व कहाँ से बनाना शुरू किए, यहाँ से बनाना शुरू किए, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है कर्व बनाना शुरू किए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है कर्व बनाना खत्म किए, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। मतलब हमारा कर्व यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ पे आके खत्म हुआ, इसलिए इसको टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। यहाँ से बनना शुरू हुआ इसलिए पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट लेंथ कहलाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, टेंजेंट लेंथ कहलाता है। अब जो है यहाँ से कर्व बनना शुरू हुआ, तो कर्व बनने से पहले का जो टेंजेंट है उसको क्या कहते हैं, रियर टेंजेंट कहते हैं।
यहाँ से हमारा कर्व बनना शुरू हुआ, कर्व बनने के पहले का ये जो टेंजेंट इसको क्या कहते हैं, रियर टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पे कर्व बन के खत्म हुआ, कर्व बन के खत्म होने के बाद का ये जो टेंजेंट इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा जो है कर्व का रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कर्व का रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस कर्व का रेडियस हो गया। ठीक, अब ये जो पॉइंट ऑफ कर्व है इसको हम लोग T1 से दिखाते हैं और टेंजेंट पॉइंट को T2 से दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? T1 और T2 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा, कर्व का सर्कल का एक कॉर्ड बन रहा है ना, तो इसको हम लोग लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। जब हम लोग T1 और T2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये सर्कल का एक कॉर्ड बन रहा है, इसको हम लोग लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, T1 से T2 तक का डिस्टेंस ये लेंथ ऑफ कर्व हो जाता है। T1 से लेके T2 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट T1 से B का डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? और जहां पे ये दोनों टेंजेंट A से B का टेंजेंट और B से C का टेंजेंट जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ये टेंजेंट A से B का और B से C का, ये दोनों टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक ना? और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और ये हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल। ये वाला कौन सा, ये वाला डिफ्लेक्शन एंगल है। बात समझ गए? ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसका बेसिक पार्ट समझ गए। अच्छा, एक और चीज है, एपेक्स डिस्टेंस देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? तो ये हमारा जो है सर्कुलर कर्व है, इसका कुछ पार्ट्स है। सर्कुलर कर्व है, कुछ पार्ट्स है। आप जब सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ये चीज डिटेल में पढ़ाया गया होगा। तो इसका कुछ एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो एलिमेंट्स हो जाएगा, मतलब इसका जो भी पार्ट्स है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखें सर, कि हमारा जो एक कर्व बनता है तो इसमें रेडियस होता है, तो रेडियस इसका एक एलिमेंट हो गया। टेंजेंट लेंथ जो है, ठीक है, यहां से यहां तक का ये क्या हो जाएगा, हमारा टेंजेंट लेंथ हो जाएगा। इसको हम लोग टी से दिखा दिए। उसके बाद अगला हमारा इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा सर, लेंथ ऑफ कर्व। इसको एल से दिखा देंगे। यहां से यहां तक का जो कर्व बन रहा है सर्कुलर कर्व, इसका लेंथ एल से दिखा देंगे। उसके बाद लॉन्ग कॉर्ड एलसी से दिखा देंगे सर। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लॉन्ग कॉर्ड, इसको एलसी से दिखा देंगे। डिफ्लेक्शन एंगल इसको हम लोग किससे दिखा देंगे, डेल्टा से दिखा देंगे। एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सारा चीज दिखा दिए। अब इस चीज को आपको जो भी बताए हैं, जो समझाए हैं, उसको यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो भी चीज आपको बताए हैं, समझाए हैं, उसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन करके लिख दिए हैं, ताकि अगर एग्जाम में यही चीज आपको लिखना हो तो कैसे लिखना है ये आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, बैक टेंजेंट क्या हो जाएगा, बैक टेंजेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रियर टेंजेंट कहते हैं। द टेंजेंट लाइन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कर्व, कर्व के शुरू होने से पहले का जो टेंजेंट, इसी को हम लोग बैक टेंजेंट या रियर टेंजेंट कहते हैं, आपको बता चुके हैं। द टेंजेंट लाइन आफ्टर द एंड ऑफ द कर्व, फॉरवर्ड टेंजेंट। जैसे यहाँ पे तुम्हारा कर्व बनाना शुरू किया, यहाँ पे कर्व खत्म हुआ, उसके बाद का जो टेंजेंट है वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, द पॉइंट वेयर द बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट मीट। ये जो बैक टेंजेंट है और ये फॉरवर्ड टेंजेंट है, जहां पे मीट करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। वर्टेक्स हमारा क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है देख लीजिएगा, सारा चीज आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक ना? आप यहाँ से देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम अलग से आपको समझा देंगे। प्रोसीजर टू सेट आउट कर्व। अब जो है आपका सर्कुलर कर्व सेट करने का क्या प्रोसेस है, देखिए सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट पी आई लोकेट कीजिएगा। पी आई हमारा क्या होता है सर, जैसे कि एक टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट हो गया, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पी आई कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अगर तुमको कर्व बनाना है ग्राउंड में जाके, सेट आउट कर्व का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड में जाके हम कर्व को बनाएंगे जमीन पे।
ठीक है, कर्व हम लोग जो है जमीन पे कैसे ड्रॉ करेंगे उसी चीज को हम लोग सेट आउट कर्व कहते हैं। तो सबसे पहले तुम जो है पेन पेपर पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लो और उसको ग्राउंड पे जाके प्लॉट कर दो। सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिगर, ये हमको कर्व बनाना था ग्राउंड पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो पी आई है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, कर्व का एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे सर, कर्व का एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि रेडियस हो गया, एपेक्स डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद और जो भी चीज है हमारा, लेंथ ऑफ कर्व हो गया, बात समझ में आ रही है, लॉन्ग कॉर्ड हो गया, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले पीआई प्लॉट करेंगे ग्राउंड पे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग जो है टेंजेंट पॉइंट्स जो है T1 और T2 फिक्स कर देंगे। हमारा जो है टेंजेंट पॉइंट्स T1 और T2, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ये वाला पॉइंट लोकेट करेंगे जमीन पे। उसके बाद हम लोग जो इसका जो भी बेसिक कैलकुलेशन है, रेडियस निकालना, लेंथ, लॉन्ग कॉर्ड निकालना, ये सब निकालना कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है दो पॉइंट फिक्स करेंगे, ये T1 और T2 पॉइंट हम लोग जो है ग्राउंड पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद डिफ्लेक्शन एंगल मेथड का, या फिर रिफ्लेक्ट रैंकाइंस मेथड, जो भी कहिए, दोनों की नाम है, तो इसका हम लोग प्रयोग करके इसको जो है बार बार सेट आउट करना शुरू करेंगे। डिफ्लेक्शन एंगल का यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको सेट आउट करेंगे, ये फिगर रहा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है कर्व के अलोंग सारा पॉइंट मार्क कर लेंगे और उसको हम लोग जोड़ देंगे। कर्व के अलोंग हम लोग जो है सारा पॉइंट मार्क कर लेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट मार्क किए, यहाँ पॉइंट मार्क किए, यहाँ मार्क किए, यहाँ मार्क किए, यहाँ मार्क किए, यहाँ मार्क किए, इस तरीके से सारा पॉइंट मार्क कर दिए। पॉइंट मार्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ के एक कर्व बना लेंगे। बात समझ में आ गई? तो यही है हमारा क्या सर, क्या है ये कर्व सेट करने का तरीका ग्राउंड पे। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, अभी तक में जो है हम लोग ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अच्छा, एक गलती से एक दो क्वेश्चन अगर छूट गया तो उसका हम जो है अलग से आपको टेलीग्राम पे जो है ना उसका सॉल्यूशन दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, क्या कहता है, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ए डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन, दो लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे सर, 60 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, यानी डेल्टा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। ए सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 30 मीटर, रेडियस जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 300 मीटर का रेडियस दिया हुआ है। इसको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको क्या क्या निकालना है, टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व, लॉन्ग कॉर्ड, एपेक्स डिस्टेंस, ये चारों चीज आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग एक एक करके सबका कैलकुलेशन देखने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है सर, हमको जो है दो तरह का चीज दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है सर, डेल्टा दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री, रेडियस 300 मीटर। टेंजेंट लेंथ हमारा क्या होता है सर, टेंजेंट लेंथ हो गया आर टेन डेल्टा बाई टू। ठीक है, फॉर्मूला क्या है टेंजेंट लेंथ का, आर टेन डेल्टा बाई टू। आर का वैल्यू 300, डेल्टा 60 था तो 30 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 173.2 मीटर हमारा निकल के आएगा सर। बात समझ में आ गई? 173 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम इसको 173.2 ले लिए हैं यहाँ पे। चलिए, दूसरा हमको क्या करना है सर, लेंथ ऑफ कर्व निकालना है। लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसका जो हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कर्व का, वो क्या होता है, पाई आर डेल्टा बाय 180 होता है। पाई का वैल्यू 3.142 पुट किए, आर 300, डेल्टा 60 भाग 180। हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 314.2 मीटर हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला हमको क्या कैलकुलेट करना है सर, लॉन्ग कॉर्ड कैलकुलेट करना है। तो लॉन्ग कॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2r साइन डेल्टा बाई 2। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, सबका वैल्यू पुट कर दिया ना। आर का वैल्यू 300 दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 60 बाई 2 30 कर दिए, यहाँ पे कैलकुलेट किए 300 मीटर, इसका आंसर आ गया। चलिए, उसके बाद हम लोग लास्ट में एपेक्स डिस्टेंस निकालेंगे। एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1। आर हो गया 300, डेल्टा बाई 2 हो जाएगा 60 बाई 2 30 माइनस 1, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एपेक्स डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 46.5 मीटर आता है। बात समझ गए? तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग देख लिए इसका कैलकुलेशन।
चलिए, आई हो इस पार्ट में इतना ही, बाकी जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बाकी आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी डाउट है आप हमसे किसी तरीके से पूछ लीजिए, चाहे कमेंट करके पूछ लीजिए, कॉल पे पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको जैसे पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम पढ़ाएं तो डाउट लेना भी हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ का लिंक जो है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या नहीं तो ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आप हमारा जो है हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जो है सारा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, या इससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट का जो भी है, पूरा सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक पूरा सिविल इंजीनियरिंग का आपको हेल्प मिल जाएगा सर। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। बात समझ में आ रही है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। कमेंट में जो है हार्ट भेज दीजिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन।